सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे प्रीवियस जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी के। तो सबसे पहला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग के युद्ध के बाद में। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य किसने लिखा था? तो वो थे बी.जी. तिलक, यानी लोकमान्य तिलक, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य नामक पुस्तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभ देव थे प्रथम जैन तीर्थकर जिसने जैन धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? सही जवाब है 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सही जवाब है दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो सही जवाब है अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया? तो सही जवाब है 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब किस वजह से लिया गया? तो वो चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो सही जवाब है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। फिर वहाँ से लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो इसका सही जवाब है हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी।
अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक का शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमण को किसने रोका था? तो सही जवाब है बलबन ने रोका था। मंगोल आक्रमण को बलबन ने रोका था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। और बारदोली सत्याग्रह के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा पुस्तक। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 में। याद रखना है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 में हुआ था। किसके बीच में? तो वो अकबर की सेना और विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू कहा जाता है, उसके बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? तो सही जवाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी कब हुआ? तो वो 1942 को हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है, करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो लोकमान्य नाम से जाना जाता था लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। याद में रख लेना है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से सबसे आखिरी थे महावीर स्वामी और पहले थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। अब अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसानों से संबंधित था। चंपारण आंदोलन का संबंध था किसानों से। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है बम्बई में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अब अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी। लोकमान्य तिलक केसरी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त।
अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग के युद्ध में इतना खून खराबा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? तो वो राजपूतों से संबंधित थी जौहर की प्रथा। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे गुप्त वंश से। विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और उस स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो वो टंका नामक मुद्रा जारी की थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही जवाब है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है अमृतसर समझौता कब हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1809 में हुआ था अमृतसर समझौता। अगला प्रश्न है कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो वो 1853 में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनैतिक गुरु कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित। अगला प्रश्न है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौटना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो मुंबई में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वो दिन था 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था दिल्ली का लौह स्तंभ। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो वो शंकराचार्य ने किया है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो शंकराचार्य ने किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। नारायण गुरु जो थे वो केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1925 को शुरू हुआ था, यानी 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई?
तो वो हुई थी 1809 में हुई थी अमृतसर संधि, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सही जवाब है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में, और वो पहले एशियाई और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत विभाजन। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है जिन्ना किस संगठन से जुड़े थे? तो वो मुस्लिम लीग से जुड़ा था जिन्ना, याद में रख लेना है। जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग से जुड़ा था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की? तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, याद रखना है, आगरा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दौलताबाद में। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो वो तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था। हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो वो था नील किसान से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो वो पाल वंश उभरा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पाल वंश आया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो सर की उपाधि को लौटा दिया था, याद में रख लेना है सर, यानी उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। ये याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध था हड़प नीति के लिए, याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो वो धर्म था दीन ए इलाही नामक धर्म जो है वो अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो उसका नाम था शेर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? तो वो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, ये भी याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अब अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। भारत विभाजन के समय भारत के जो वाइसराय थे वो माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो उसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो का जो दूसरा नाम है वो भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, आनंद मठ में कौन सा गीत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम है। आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है और वहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है वो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वो थी इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय को उनको लाठी खानी पड़ी थी, उस वजह से वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय को भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से पारित हुआ? तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था और 1911 को ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार में किसने घोषणा की कि जो दिल्ली है अब भारत की राजधानी होगी? तो सही जवाब है जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी कि दिल्ली की राजधानी यानी दिल्ली अब राजधानी होगी। अगला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ था? तो वो दल थे नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में हुआ था सूरत अधिवेशन में विभाजन कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय कहाँ आमरण अनशन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा यरवदा जेल पुणे में गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय में आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही जवाब है एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया? तो वो गाया गया था जन गण मन गीत गाया गया था दिल्ली दरबार में 1911 को। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब है अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली थे खिलाफत आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब है आगा खान बने थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, कब शुरू हुआ? तो वो 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? सही जवाब है उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड।
अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह था आज़ाद हिंद फौज का नारा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो वो था गो बैक साइमन, यानी साइमन कमीशन गो बैक कहा था साइमन कमीशन को। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो सही जवाब है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो सही जवाब है 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चलते थे? तो सही जवाब है दिल्ली लाल किले में चलते थे आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नरम दल के नेता कौन थे? तो सही जवाब है गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता थे नरम दल के नेता। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चित्तरंजन दास को कहा था देशबंधु। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में स्थित है नेताजी सुभाष मार्ग। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर थे राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो सही जवाब है संविधान सभा ने अंगीकृत किया था भारत के संविधान को। वो दिन था 26 नवंबर 1949 का दिन। अगला प्रश्न है भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो वो 1953 में बना था भारत का पहला राज्य पुनर्गठन। अगला प्रश्न है किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारतीय एकता का निर्माता। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा पुस्तक। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, इसका उद्देश्य था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता से मिली है पशुपति महादेव की मूर्ति। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है बाबरनामा है। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो था लोहा धातु, जिसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो वो बनी है कांसा धातु से। नृत्य करती युवती की जो मूर्ति है वो कांसा धातु से बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। वैदिक काल का जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है वेदों की भाषा कौन सी थी? तो सही जवाब है संस्कृत भाषा थी। वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? इम्पॉर्टेंट है ये और नया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो गो का अर्थ था गाय और धन। गो का अर्थ कहा जाता था गाय और धन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता और समिति शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में मिलते हैं। सभ्यता और समिति जो है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग प्रारंभ में कहाँ बसते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। आर्य लोग प्रारंभ में पंजाब में बसते थे। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है वो ज्ञान है। अगला प्रश्न है कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो वो 16 थी। महाजन पदों की जो संख्या थी वो 16 थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है क्षत्रिय कुंड में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है कुशीनगर में। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण दिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है राजगृह थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मे नंद। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सही जवाब है वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ? तो वो था कलिंग का युद्ध, जब अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न है अशोक का प्रतीक कौन सा है? तो वो है सिंह स्तंभ है अशोक का प्रतीक। अगला प्रश्न है अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी? तो वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित थी। अशोक की जो धम्म नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की?
तो वो श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो महाराजाधिराज की उपाधि से जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त, अपने विजय अभियानों के लिए। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रस्थित किसने लिखी थी? तो वो हरिसेन ने लिखी थी इलाहाबाद प्रस्थित। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? तो वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली की खोज किसने की? तो वो आर्यभट्ट ने की थी दशमलव प्रणाली की खोज। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वह है कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वो वानभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक है वानभट्ट। अगला प्रश्न है हर्ष का चीन से संबंध किस यात्री ने स्थापित किया था? तो वो हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है वो आया था, वो एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है हेनसांग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? तो सही जवाब है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में स्थापित था। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फहान। फहान था भारत आने वाला पहला चीनी यात्री। अगला प्रश्न है फहान किस काल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट हर्ष के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा? तो वो प्रतिहार वंश उभरा था हर्ष के बाद में। अगला प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वो महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो किताब उल हिंद कहते हैं अलबरूनी की पुस्तक को। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो सही जवाब है पंजाब, जो कि भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में है तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो वो राजगृह में हुई थी बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी बौद्ध धर्म की चौथी परिषद। नेक्स्ट कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो वो था कुषाण वंश से। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुरुषपुर में। कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न है कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो वो था महायान संप्रदाय। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था वो प्रमुख था। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो वो थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी गंधार कला शैली। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली पर किस देश की कला का प्रभाव पड़ा? तो वो यूनान की देश का प्रभाव पड़ा था गंधार कला शैली पर।
अगला प्रश्न है अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था अमरावती कला शैली का विकास। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दरबार में थे नवरत्न। अगला प्रश्न विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो विक्रमादित्य ने की थी विक्रम संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है मेघदूत किसने लिखा था? तो सही जवाब है कालिदास जी की रचना है मेघदूत पुस्तक। अगला प्रश्न कालिदास किस काल के कवि थे? तो वो गुप्त काल के कवि थे, याद रखना है। कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? तो वो था बुद्ध चरित्र। गौतम बुद्ध के चरित्र पर आधारित जो पहला पुस्तक था वो था बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो वो थे अश्वघोष थे बुद्ध चरित्र के लेखक। अगला प्रश्न है पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि जो है वो महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था और कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि ए और सी दोनों ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है कौटिल्य, यानी चाणक्य है अर्थशास्त्र के रचयिता। अगला प्रश्न है वरामिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे ज्योतिष और खगोल शास्त्र से। वरामिहिर जो थे वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वो है बृहत संहिता। वराहमिहिर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है बृहत संहिता। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है आर्यभट्ट है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो वो ब्रह्मगुप्त ने दी थी शून्य की अवधारणा। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो आर्यभट्ट को दिया जाता है दशमलव प्रणाली का श्रेय सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? तो वो थे रसायन विज्ञान। नागार्जुन जो थे वो रसायन विज्ञान थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि यह गोल है और घूमती है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि यह गोल है और यह घूमती है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो है पाली भाषा। जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती थी? तो वो 20 वर्ष की न्यूनतम आयु में मिलती थी बौद्ध संघ की सदस्यता। अगला प्रश्न है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं त्रिरत्न।
अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थकर ने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया है। जैन धर्म में अहिंसा का जो महत्व है वो पार्श्वनाथ ने दिया। अगला प्रश्न है जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो है श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसी दो शाखाएं हैं जैन धर्म की। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है? तो वो धर्म चक्र कहलाता है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र। अगला प्रश्न है सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म के पहले उपदेश से। सारनाथ का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के पहले उपदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? तो वह है सिंह। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक पशु है वो सिंह है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो वो पीपल का पेड़ है, बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष। अगला प्रश्न है बोधगया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है बोधगया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक के ने विदेशों में किया? तो वो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो विदेशों में किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को भेजा था अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो वो श्रीलंका देश में भेजा गया था महेंद्र और संघमित्रा को। अब अगला प्रश्न है कि किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया? तो वो कुमारजीव ने किया था बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में। अगला प्रश्न है कि धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है धर्म। धम्म शब्द का अर्थ होता है धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की पहली सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी थी, यानी महाप्रजापति थी बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का रंग कैसा होता था? तो वो केसरिया रंग का होता था बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का रंग। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चार आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। अशोक ने प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखवाए थे और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को सबसे पहले। अगला प्रश्न है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो वो है गिरनार में भी है, सांची और खालसी, ये तीनों जगह मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऊपर में सभी जगह मिला है। अगला प्रश्न है अशोक का धर्म क्या था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। अशोक का जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा वो था कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था?
तो इसका सही जवाब है इंडिका। मेगस्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। अगला प्रश्न है अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। अशोक के बाद मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यानी मौर्य वंश को पूरी तरह से खत्म जो है वो शुंग वंश ने की थी और शुंग वंश फिर अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण वंश का अनुयायी था। अगला प्रश्न है शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो वो कण्व वंश आया था। शुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो प्रतिष्ठान में थी। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किससे युद्ध किया था? तो वो शक से युद्ध किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब अगला प्रश्न है कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सही जवाब है पुरुषपुर में बनाई थी। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट गांधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो वो कनिष्क के काल में हुआ था गांधार कला शैली का विकास। अगला प्रश्न है कुषाणों की मुद्रा पर किस देवता की मूर्ति अंकित होती थी? तो वो भगवान शिव की मूर्ति अंकित होती थी कुषाणों की मुद्रा पर। अगला प्रश्न है कि गांधार कला किस कला पर देश का प्रभाव था? तो वो यूनान पर। गांधार कला पर किस देश का प्रभाव था? तो वो यूनान का प्रभाव था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो वो कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो भारतीय नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो प्रयाग में मिला है समुद्रगुप्त का अभिलेख। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्थिति की रचना किसने की? तो वो हरिसेन ने की थी प्रयाग प्रस्ति की रचना। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो वो था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन में। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो वो सोने की धातु मुद्रा में प्रचलित थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है फाहान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान जो है वो भारत आया था। अगला प्रश्न है फाहान किस देश का था? तो वो चीनी देश का था, यानी चीन देश का था चीनी यात्री। अगला प्रश्न है कि फाहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था धर्म यात्रा। फाहान का मुख्य उद्देश्य था धर्म यात्रा। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के पतन का कारण क्या था? तो वो था हुन आक्रमण था गुप्त वंश के पतन का कारण। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था?
तो वो था पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था? तो वो था धर्म महामोक्ष परिषद था हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो वो कालिदास वानभट्ट ने लिखी थी। याद में रख लेना है, हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है वो वानभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है हर्ष चरित्र। वानभट्ट की जो प्रसिद्ध कृति है वो है वानभट्ट। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग भारत कब आया था, किसके काल में? तो वो हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस देश का था? तो वो चीन देश का था और वो चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है हेनसांग की यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में है? तो वो सीयू की ग्रंथ में है हेनसांग की यात्रा का विवरण। अब अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट जो था वो प्रसिद्ध कवि था। अब अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में स्थित था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो 1193 में जलाया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो स्थित था पंजाब में। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो वो गांधार काल में प्रसिद्ध था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो वो व्याकरण विषय के विद्वान थे पाणिनि। अगला प्रश्न है पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है पाणिनि की प्रसिद्ध कृति। अगला प्रश्न है पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो महाभाष्य और योग सूत्र दोनों लिखा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न है कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो अर्थशास्त्र नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो वो गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे आर्यभट्ट। अब अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? पुस्तक, तो वो था आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने। अब अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो वो ब्रह्मगुप्त ने किया था दशमलव प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है च्यवन को कहा जाता है आयुर्वेद के जनक। अगला प्रश्न है चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो वो संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? तो वो शल्य चिकित्सा पर है सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो भास्कराचार्य को दिया जाता है भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो वो भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न है ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार में थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार में थे ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है बृहस्पति सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो वो थे ब्रह्मगुप्त थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कामसूत्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा वात्स्यायन। कामसूत्र पुस्तक के लेखक है वात्स्यायन। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? तो वो राजनीति और अर्थनीति। राजनीति और अर्थनीति का वर्णन है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है धर्म का उपदेश देना। धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि धर्म का उपदेश देना। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है काला कानून भी कहते थे रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वाइसराय के काल में पारित किया गया था? तो वो लॉर्ड चैमफोर्ड के काल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिया गया था? तो वो था बिना वारंट गिरफ्तारी। रॉलेट एक्ट के अनुसार पुलिस को अधिकार दिया गया था कि बिना वारंट गिरफ्तारी। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की इतिहास पर आधारित। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।